गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 13 अक्टूबर को आई जांच रिपोर्ट में 33 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 33 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 20, RT-PCR के 12 और ट्रू नॉट मशीन की 1 केस है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 5027 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 423 सक्रिय मरीज हैं। 4523 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 81 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले में अधिवक्ता पर किए गए प्राणघातक हमले के विरोध में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। एसपी को सौंपा ज्ञापन। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जुलूस निकाला और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी कार्यालय पहुंचे बार के मंत्री बालकेश्वर ने बताया कि अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह के ऊपर पट्टीदारों ने जमीनी विवाद को लेकर प्राणघातक हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मुबारकपुर थाने में नामजद केस दर्ज कराने के बाद भी पुलिस आज तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं की। विरोधी अब एक बार फिर से अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह के ऊपर हमला करने की फिराक में है। बार एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो अधिवक्ता समाज बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। मारा गया तो संभल गए, दूसरी बार धक्का मार करके उनको गिरा दिया गया और इसके बाद भी जब वो नहीं मरे तो उनके ऊपर जो है प्राणघातक हमला लाठी डंडों से और किया गया और इतना मार करके लहूलुहान कर दिया गया कि मरता जान करके अपराधी भागे। वो सदर हॉस्पिटल में उनको लोग उठा पठा के लाए। यहाँ पर कुछ उपचार के बाद जो है वो गए मुबारकपुर थाने में। उसकी FIR तो हो गई, घर पर ऑन बेड पड़े हुए हैं, लेकिन वो जो उनके पट्टीदार या जो भी नामजद FIR हुई है, लेकिन उन मुलजिमों को अब तक नहीं गिरफ्तार किया गया और वो मुलजिम इस फिराक में घूम रहे हैं कि दोबारा उनके ऊपर प्राणघातक हमला कर दें और उन जो मच गए हैं वो तो उनका जान ले लें। इस तरह से जो यह पुलिस का रवैया है उससे पूरा अधिवक्ता समाज भयभीत है कि क्या यह पुलिस जानबूझ करके मौन बनी हुई है या अकर्मण्य हो गई है। इसके अंदर कोई साहस नहीं रह गया है कि यह चोर लुटेरे बदमाश इतने इनका मनोबल बढ़ गया है कि यह जो है पुलिस का तनिक भी भय इनके अंदर नहीं रह गया है। हम इस पुलिस प्रशासन का जो रवैया है उसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि हमारे अधिवक्ता समाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आजमगढ़ शहर के शिवली नेशनल PG कॉलेज के बाहर 2 छात्र गुट आपस में भिड़े। एक पक्ष ने की फायरिंग। पीड़ित पक्ष ने खुद पर जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए 3 नामजद सहित 1 दर्जन के विरुद्ध तहरीर दी है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर मोहल्ला निवासी संगम सोनकर शिवली कॉलेज का छात्र है। पिछले वर्ष छात्र संघ चुनाव में महामंत्री पद का प्रत्याशी रहा है। वर्तमान समय में शिवली कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। संगम सोनकर अपने साथियों के साथ प्रवेश ले रहे छात्रों की मदद करने के साथ ही चुनाव का प्रचार कर रहा था। संगम ने आरोप लगाया है कि दूसरे गुट के करीब 1 दर्जन से अधिक छात्र शिवली कॉलेज के पास आ गए। महाविद्यालय के गेट के पास सड़क पर विवाद हो गया। दूसरे गुट के छात्रों ने संगम सोनकर को मारा पीटा तथा 2 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे दहशत हो गई। पास में पिकेट ड्यूटी पर तैनात पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। घटना के बाद संगम सोनकर के साथ अन्य छात्र नेताओं ने शहर कोतवाली पहुंचकर दूसरे गुट के 3 नामजद सहित 1 दर्जन लोगों के विरुद्ध तहरीर दी। नगर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के 18 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएमओ की आज्ञा पर पिछले 14 दिनों या उससे अधिक दिवसों में कोविड का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण सदर तहसील क्षेत्र के सहित जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रों के 18 हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा जारी अनलॉक 5 के निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे।
आजमगढ़ जिले में 19 अक्टूबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले जाने को लेकर एडीएम प्रशासन ने नेहरू हॉल में बैठक कर जारी किया दिशा निर्देश। एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि दिए गए निर्देश के अनुसार स्कूलों में ऐसे आयोजन न किए जाए जहां शारीरिक दूरी का अनुपालन किया जाना संभव न हो। स्कूल के मुख्य गेट पर गोला बनाकर छात्र छात्राओं को प्रवेश कराया जाए। मुख्य गेट पर हैंड वॉश सैनिटाइज की व्यवस्था की जाए। पानी पीने के स्थान वॉशरूम के बाहर सर्किल व संकेतक बनाए जाए। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त बोर्डों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन 19 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ किए जाने हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में नेहरू हॉल के सभागार में समस्त माध्यमिक विद्यालय प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक प्रधानाचार्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने सभी को बताया कि विद्यालय में अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था अवश्य हो। दरवाजों के हैंडल, स्पर्श की गई सतह, नाब, सिटकनी आदि नियमित रूप से सैनिटाइज किए जाए। विद्यालय परिसर एवं मुख्य द्वार पर कोविड-19 से बचाव व सुरक्षात्मक उपायों संबंधी दिशा निर्देशों का पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से प्रदर्शन सुनिश्चित कराना होगा। बच्चों की सुरक्षा व सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आउटडोर का उपयोग कक्षाएं चलाने के लिए किया जा सकता है। स्कूल बंद होते ही समय छात्रों को अलग अलग कक्षावार शारीरिक दूरी को देखते हुए छोड़ा जाए। यदि विद्यार्थी स्कूल बसों या विद्यालय के संबद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालय आते हैं तो वाहनों को प्रतिदिन सैनिटाइज कराया जाए। कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी और छात्र तब तक स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में उपस्थित नहीं होंगे जब तक कि कंटेनमेंट जोन समाप्त नहीं हो जाता। अभिभावक भी छात्रों को स्कूल भेजने से पहले अपना सहमति पत्र अवश्य दें। जिन छात्रों में बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी के लक्षण हों उन्हें स्कूल न भेजें। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद क्षेत्र के चकिया हुसैनाबाद गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शेष 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस कर रही छापेमारी। गांव में तनाव को देखते हुए दूसरे दिन भी फोर्स तैनात रही। बता दें कि चकिया हुसैनाबाद गांव में आपसी रंजिश को लेकर सोमवार की सुबह हमलावरों ने गांव के ही अशमर संजरपुर गांव के निवासी काजिम की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। हमले में मोहम्मदपुर निवासी मुशीर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। दिन दहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड से जिले में सनसनी फैल गई थी। हत्या के संबंध में मृतक अशमर के चाचा अबू तलहा ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि हत्या आरोपियों में बहाजुद्दीन, जिब्रान, फरहान, साफियान निवासी ग्राम चकिया हुसैनाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष आरोपी वासिफ व दानिश की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं आरोपित मोहम्मद आरिफ उर्फ मुन्ना पूर्व से ही जेल में निरुद्ध है। मुबारकपुर कस्बे के रोडवेज के पास 3 दरिया पुलिया नाले में एक नवजात शिशु का 2 टुकड़े में शव मिलने से सनसनी मच गई। मुबारकपुर कस्बे में रोडवेज के पास 3 दरिया नाला बहता है। आज सुबह जब कुछ लोग नाले के पास गए तो नाले में एक नवजात शिशु का 2 टुकड़ों में शव देख भौचक्के रह गए। नवजात शिशु के 2 टुकड़े में शव मिलने की खबर पूरे नगर पालिका क्षेत्र में फैल गई। खबर फैलते ही भारी संख्या में लोग वहां जुट गए, लेकिन किसने शव फेंका इसकी जानकारी नहीं हो सकी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है, लेकिन पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची थी। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। एआरटीओ चंदौली और एआरएम आजमगढ़ की संयुक्त वाहन चेकिंग में एक बस को देवगांव कोतवाली में किया गया सीज। आज मंगलवार को एआरटीओ चंदौली व एआरएम आजमगढ़ ने अनुबंधित बसों की जब चेकिंग आरंभ की तो बस चालक इधर उधर से भागते हुए देखे गए। एआरटीओ चंदौली विनय कुमार ने बताया कि संयुक्त चेकिंग अभियान में एक बस चालक को बाजार में अनियंत्रित तरीके से वाहन चलाते समय हाथ देने पर भागने पर पकड़ा गया, जो पैसेंजरों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के नाम से टिकट काट कर दे रहा था। बस को देवगांव थाने में ले जाकर सीज कर दिया गया। इस अवसर पर एआरएम आजमगढ़ ललित कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। एआरटीओ द्वारा बसों की चेकिंग से जहां बस चालकों में पूरी तरह हड़कंप की स्थिति देखी गई, वहीं यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। जॉइंट चेकिंग में एक गाड़ी पकड़ाई है, जिसको हाथ दे के रोकने पे ये गाड़ी खतरनाक तरीके से पुलिस बाजार से जा रही थी, जिसको पकड़ के थाना
देवगांव में लाके सीज किया गया है और इसके ऊपर मुकदमा कराया गया है सुसंदर अभियोग में। बसंत मेडिकल हॉल लालगंज में करंट से हुई कारीगर की मृत्यु के बाद समाज सेवियों ने परिजनों को दिलाई 3 लाख की आर्थिक सहायता राशि। लालगंज के बसंत मेडिकल हॉल के चौथे मंजिल पर टाइल्स का कार्य करते हुए 52 वर्षीय राजेंद्र चौहान पुत्र शिवपूजन चौहान की बिजली के करंट की चपेट में आने से हुई मृत्यु के बाद जहां उनके परिवार और गांव फखरुद्दीनपुर सरुपहा में मातम छा गया, वहीं बसंत मेडिकल हॉल के आसपास के लोगों में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। इस अवसर पर जुटे समाज सेवियों ने मृतक के परिजनों को मेडिकल संचालक से 3 लाख रुपए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात रखी। इस पर मेडिकल संचालक पूरी तरह तैयार हो गए। लालगंज पुलिस चौकी इंचार्ज अनिल कुमार सिंह, हामिद अली एडवोकेट, डब्बू सिंह चेयरमैन, विजय सोनकर, साधु यादव प्रधान, कल्पनाथ राव और सलेमपुर के पूर्व प्रधान पंकज सिंह के इस प्रयास की लोगों ने खूब प्रशंसा की, क्योंकि कारीगर का परिवार काफी गरीब परिवार बताया जा रहा है। इसके बाद शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए आजमगढ़ जिला अस्पताल भेज दिया। सत्येंद्र सिंह के गरापे लालगंज तहसील का अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन लालगंज तहसील इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राय तथा दी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में मिठाई खिलाकर उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत भाषण में ओम प्रकाश सिंह, नागेंद्र सिंह तथा योगेंद्र राय ने कहा, सत्येंद्र सिंह साफ सुथरी छवि के पत्रकारिता के प्रति समर्पित निष्ठावान पत्रकार हैं। उन्होंने अपनी ईमानदारी से पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। बिना किसी लोभ और दबाव के निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले सत्येंद्र सिंह की कार्य के प्रति निष्ठा, ईमानदारी तथा समर्पण की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हम भाजपा के सभी कार्यकर्ता तथा दी बार एसोसिएशन के अधिवक्ता उनके इस मनोनयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनका बार बार स्वागत करते हैं। इस अवसर पर आदित्य राय, कृष्ण कुमार मोदनवाल, गौरव कुमार रघुवंशी, प्रभात शुक्ला, अशोक राय, संतोष सिंह, राजेश सिंह इत्यादि विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का चुनाव हुआ है, जिसमें हमारे युवा पत्रकार सत्येंद्र सिंह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं तथा पत्रकार एसोसिएशन के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक अच्छा चुनाव किया है। जय। आज ग्रापे का जो संगठन है पत्रकार का, उसमें युवा पत्रकार माननीय सत्येंद्र सिंह जी जो आज फुल फेज अध्यक्ष चुने गए हैं उस यूनियन का, मैं ऐसे शख्सियत को धन्यवाद देता हूं और पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन लालगंज इकाई द्वारा जो एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का मनोनयन हुआ, ये बहुत ही क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ के सभी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत ही सुखद संदेश प्राप्त हुआ। एक युवा तेज तर्रार, बहुत ही अपनी लेखनी को हमेशा पेश करने वाले, हमेशा जन समस्याओं को उछालने वाले, तमाम ऐसे अपनी लेखनी को तेज करके यहाँ के समाचार को देने वाले, यानी संघर्ष के माध्यम से जो इस मुकाम पे पहुँचे हैं बाबू सत्येंद्र सिंह जी, मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता के इस मुकाम पे, पत्रकार एसोसिएशन के इस गरिमा को उन्होंने जो एक बनाया, जो एक मेहनत करके इस मुकाम पे आए हैं, मैं इनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और पत्रकार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। लालगंज में कान्हा गौशाला के लिए डिटिलाइट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार। लालगंज में कान्हा गौशाला के लिए डिटिलाइट प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार कर ली गई है। गौशाला के लिए एक स्थान निजामुद्दीनपुर में ऊसर की 0.513 हेक्टेयर भूमि भी तलाश ली गई है। इसे कान्हा गौशाला के नाम करने के लिए फाइल जिलाधिकारी के पास भेज दी गई है। भूमि कान्हा गौशाला के नाम होने के बाद DPR को मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा।
छुट्टा पशुओं की संख्या में तेजी से इजाफा का खामियाजा किसानों को फसलों के नुकसान के रूप में उठाना पड़ रहा है। अधिकारियों पर छुट्टा मवेशियों की समस्या से निजात दिलाने का दबाव बढ़ रहा है। इसके लिए कान्हा गौशाला पर फिर से जोर दिया जा रहा है। जनपद में अभी तक कान्हा गौशाला के लिए माहुल नगर पंचायत और आजमगढ़ नगर पालिका का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। दोनों ही निकायों के लिए धनराशि भी जारी हो चुकी है। ईओ लालगंज रामबचन यादव ने नगर पंचायत में 30 पशुओं की क्षमता वाली अस्थायी गौशाला में मवेशी रखे हैं। इसके बाद भी इसकी संख्या बढ़ाने का दबाव है। इसे लेकर कान्हा गौशाला की योजना बनाई गई है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर ली गई है। पहले तहसील प्रशासन की ओर से खानजहांपुर में भूमि देने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें विवाद सामने आ गया। अब बदलकर निजामुद्दीनपुर में भूमि देने की बात कही गई है। तहसील प्रशासन की ओर से भूमि कान्हा गौशाला के नाम करने के लिए फाइल जिलाधिकारी के पास भेजी गई है। भूमि नाम होने और कब्जा मिलने के बाद डीपीआर मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। धन आवंटन होने के बाद काम शुरू कराया जाएगा। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक आवश्यक बैठक तहसील इकाई निजामाबाद के सरायमीर कार्यालय पर संपन्न हो गई। इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद राय जिला संरक्षक ने की। निजामाबाद तहसील में महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद खाली थे। पद की नियुक्ति के लिए तहसील संगठन मंत्री मोहम्मद मुदस्सिर ने मोहम्मद यासिर को तहसील महामंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन अभय चंद्र गुप्ता तहसील अध्यक्ष और अभिनव लक्की तहसील संरक्षक ने किया। जिले के दोनों संरक्षक राजेंद्र प्रसाद राय तथा अबुल बशर आजमी के साथ तनवीर आलम तहसील अध्यक्ष ने सभी लोगों की सहमति एवं विचार विमर्श करके महामंत्री पद की मोहम्मद यासिर के नाम की घोषणा की। उनके तहसील महामंत्री बनाए जाने पर उपस्थित जनों ने उन्हें शुभकामना दी। बैठक में विशेष रूप से यह निर्णय लिया गया कि सभी लोगों की सहमति के पश्चात ही नए लोगों की नियुक्ति की जाएगी, चाहे वो पदाधिकारी की हो या सदस्य की। एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में लालगंज तहसील सभागार में बीएलओ तथा सुपरवाइजर के साथ एक आवश्यक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने कहा, मतदान केंद्र वार बीएलओ की नियुक्ति की गई है। साथ ही इन बीएलओ के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए सुपरवाइजर की भी नियुक्ति की गई है। इस अवसर पर एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने कहा, मतदान केंद्रवार बीएलओ की नियुक्ति की गई है। साथ ही इन बीएलओ के कार्यों के निरीक्षण करने के लिए सुपरवाइजर की भी नियुक्ति की गई है। इसके अंतर्गत बीएलओ घर घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित एवं विलुप्त होने वाले नामों तथा नए मकानों या वर्तमान निर्वाचक नियमावली में छूटे हुए मकानों के निर्वाचकों के नामों की जांच और परिवर्तन का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा, अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है अथवा नहीं, इसकी जांच कर लें। यदि दर्ज नहीं है तो अवश्य दर्ज कराएं और इस हेतु घर पर पहुंचने वाले बीएलओ को वांछित सूचना उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर सभी बीएलओ तथा सुपरवाइजर आदि मौजूद रहे। उन्होंने कहा, सभी काम समय से पूर्ण किया जाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे भारतीय नागरिक जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं और जिनकी आयु 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, वो अपने निवास स्थान से संबंधित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए अर्ह हो। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन के समय की फीस माफ किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ ने एडीएम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के सचिव गोविंद दुबे ने बताया कि ऑनलाइन कक्षाओं पर शुल्क नियामक समिति द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। विद्यालय द्वारा आए दिन अभिभावकों को शुल्क के लिए दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही शुल्क न जमा करने पर रिजल्ट कार्ड न देने व नाम काटने की धमकी दी जा रही है। विद्यालयों की इस मनमानी के कारण अभिभावकों में मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि कोरोना काल में अभिभावकों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। ऐसे में विद्यालयों द्वारा शुल्क के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाना ठीक नहीं है। मांग किया कि लॉकडाउन की अवधि की पूरी फीस माफ़ की जाए। ऑनलाइन कक्षाओं पर नियमित कक्षाओं की अपेक्षा कम खर्च आता है, इसलिए ऑनलाइन कक्षाओं पर शुल्क आधा किया जाए। आजमगढ़ जिले के सरायमीर क्षेत्र के खरेवा गांव में वर्षों से आबाद वनवासियों को उजाड़ने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। 4 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे मामलों में पार्टी हित से हटकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत खरेवा में वनवासी लोगों का पुश्तैनी मकान है, जिसमें 5 पीढ़ियों से वह लगातार निवास कर रहे हैं। जमीन पर पट्टा दूसरे गांव के लोगों को अवैधानिक तरीके से कर दिया गया है। प्रशासन वनवासी समाज के कुछ लोगों के मकान का ध्वस्तीकरण कर चुका है। उन्होंने मांग किया कि वनवासी समाज के लोगों के मकान का ध्वस्तीकरण रोका जाए और ध्वस्त किए गए मकानों का मुआवजा दिया जाए। दूसरे गांव के लोगों को किया गया पट्टा तत्काल निरस्त किया जाए तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाए।